सुबह के समय प्रिया मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। तभी अनिरुद्ध पीछे से आकर प्रिया को गले लगा लेता है। फिर प्रिया को अपने हाथों से चूड़ी पहनाता है, उसकी साड़ी को सही करने लग जाता है। फिर जैसे ही वो प्रिया को किस करने लगता है तभी प्रिया उसे रोक लेती है और कहती है, अनिरुद्ध अभी ये सब नहीं, मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ। मुझे सूजी के हलवे की पूरी रेसिपी पढ़नी है अभी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो? रात से 50 बार पढ़ चुकी हो। प्रिया ने कहा, नर्वस तो होंगी ही ना, आज मेरी पहली रसोई जो है। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी राधिका, जो इस घर की बड़ी बहू है, ने कहा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी जेठानी, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। चलो आओ, मेरे साथ आओ। इतना कहकर राधिका प्रिया को अपने साथ ले जाती है। अनिरुद्ध अपने कमरे में ही बैठा हुआ बोलता है, भाभी भी ना हमेशा गलत टाइम पे ही आती है। कुछ देर बाद प्रिया और राधिका दोनों किचन से बाहर आते हैं। प्रिया सभी को सूजी का हलवा परोसती है। हलवा खाते ही प्रिया के जेठ राकेश कहते हैं, अरे वाह, ये हलवा तो कमाल का बना है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। प्रिया की सास भी कहती है, सच बहू, बहुत स्वाद का बना है हलवा, ये ले तेरा शगुन। राकेश कहता है, मैंने और तुम्हारी भाभी ने डिसाइड किया है कि तुम दोनों को हनीमून पर भेजा जाए, तो तुम दोनों को हनीमून के लिए जो भी जगह पसंद हो हमें बता देना। प्रिया ने कहा, वो एक्चुअली जेठ जी, भाभी की जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। एक बार भाभी की डिलीवरी अच्छे से हो जाए ना, फिर हम लोग चले जाएंगे। उसके इस बात पर प्रिया की सास कहती है, छोटी बहू, तुम अपनी भाभी की फिक्र मत करो, इसका पति खुद डॉक्टर है और मैं भी अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, हाथ पाँव सलामत है मेरे। प्रिया ने कहा, सासू माँ प्लीज़, अगर मैं भाभी को इस तरह छोड़कर जाऊँगी तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा वहाँ। तभी अनिरुद्ध की माँ उसे कहती है, देखा, पिछले जन्म में कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे। राकेश ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कुछ महीनों की ही तो बात है, बाद में चले जाना हनीमून पर। और हाँ, शाम को राधिका को हॉस्पिटल आना मत भूलना, चेकअप करना है राधिका का। इतना कहकर राकेश अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। शाम के समय हॉस्पिटल में राकेश के पास पहले से ही एक प्रेग्नेंट महिला थी। वह उसका चेकअप कर रहा था। वह कहता है, बच्चा एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त है, इसी तरह टाइम से चेकअप करवाते रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी उस महिला का पति कहता है, डॉक्टर साहब, वो मैं जानना चाहता हूँ कि लड़का है या लड़की। पास में खड़ी उस महिला की बहन कहती है, ये आप क्या कह रहे हो जीजू, ये सब पूछना क्राइम है। उसके जीजाजी ने कहा, तो चुप कर। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ बता सकते हैं, आप बोलोगे तो पैसे भी दूंगा मैं आपको। तभी राकेश ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप। आप जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? जेंडर पता करना कानूनी जुर्म है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त है। एक बार और आपने ऐसी बात कही तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन फ़ोन करूँगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इतने सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बाद में राधिका और प्रिया दोनों राकेश के पास जाते हैं, जो कि काफ़ी देर से वहीं दरवाजे पर खड़ी थी और उन सभी की बातें सुन रही थी। राधिका बेड पर लेट जाती है और प्रिया वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। वो राकेश से पूछती है, ओ माय गॉड जेठ जी, आज भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। राकेश ने कहा, अब क्या करें प्रिया, ऐसे लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन हम अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं ना। छोड़ो ये सब बातें, चलो चेकअप करते हैं। तभी प्रिया की नज़र एक मशीन पर जाती है। वो उस मशीन को देखकर राकेश से सवाल पूछती है, यह मशीन तो काफ़ी पुरानी है ना? राकेश ने जवाब दिया, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? प्रिया ने कहा, वो मेरे मामा जी की मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, तो ये मशीन मैंने उन्हीं के गोडाउन में देखी थी। तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये मशीन बच्चों के जेंडर पता करने के काम में आती है। राकेश ने कहा, नहीं प्रिया, तुम शायद कंफ्यूज हो रही हो, ये तो लेटेस्ट मॉडल की मशीन है और बिल्कुल अपडेटेड है। तुम शायद सेम कंपनी की दूसरी मशीन से कंफ्यूज हो रही हो। तभी राधिका मशीन में अपने बच्चे की तरफ देखते हुए खुशी से कहती है, मेरा बच्चा। प्रिया भी कहती है, ओ माय गॉड, ये तो अभी से ही इतना क्यूट है। राधिका ने राकेश की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? प्रिया ने भी पूछा, क्या हुआ जेठ जी, सब ठीक तो है ना? राकेश ने कहा, नहीं राधिका, हमारे बच्चे की हार्ट बीट काफ़ी वीक है। राधिका शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे ज़रूर पता चलता। मेरा मन कहता है मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। प्रिया ने कहा, इसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा ना जेठ जी? राकेश ने कहा, नहीं, कुछ नहीं हो सकता,
बच्चे को जल्द से जल्द नहीं गिराएंगे तो बच्चे के साथ साथ राधिका की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर राधिका रोने लग जाती है। राकेश कहता है, मुझे पता है राधिका, ये फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बच्चे के खातिर मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगले ही दिन राधिका का ऑपरेशन कर उसका बच्चा गिरा दिया जाता है। वो जिस बेड पर लेटी होती है उसके पास वाले बेड पर वही औरत लेटी थी जिसका पति उस दिन अपने बच्चे का जेंडर राकेश से पूछ रहा था। राधिका उस औरत को देखती है तो वो उनसे पूछती है, आप लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? उस महिला की बहन ने जवाब दिया, वो हम यहाँ दीदी का अबॉर्शन करवाने के लिए आए हैं। प्रिया ने पूछा, क्यों? आपके हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं क्या आपको? उन्हें बेबी का जेंडर पता चल गया क्या कहीं से? उस महिला की बहन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जीजू ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं खुद उन्हें जेल भिजवा देती। दरअसल बच्चे की हार्ट बीट काफ़ी कमज़ोर है और डॉक्टर साहब ने ये खुद कहा है, अगर बच्चा नहीं गिराया तो दीदी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए राधिका ने कहा, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। इतनी ही देर में राधिका की सास वहाँ आ जाती है। वो चिल्लाते हुए नर्स को बुलाती है। नर्स के आने पर वो कहती है, प्राइवेट रूम के लिए कहा था ना, फिर दूसरा पेशेंट क्यों है यहाँ? नर्स ने कहा, सॉरी मैम, मैं अभी इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करती हूँ। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। राधिका की सास ने उससे कहा, बहू, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आई हूँ, ये तेरे शरीर की कमज़ोरी दूर कर देगा, बहुत फ़ायदा करेगा। इतना कहकर वो राधिका को लड्डू खिलाती है। अगले दिन राधिका देखती है कि एक लड़की राकेश से कह रही थी, क्या मतलब आप मेरी दीदी को बचा नहीं सके? ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही होती है जो उस दिन अपनी बहन के साथ थी जब उसका पति डॉक्टर से अपने बच्चे का जेंडर पता करने के लिए कह रहा था। राकेश ने कहा, देखिए, ऑपरेशन के टाइम उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, कॉम्प्लिकेशंस हो चुके थे, इसकी वजह से हम। उस लड़की ने कहा, लेकिन ये अबॉर्शन तो मेरी दीदी की जान बचाने के लिए किया गया था ना, तो फिर वो इस अबॉर्शन की वजह से कैसे मर सकती है? राकेश ने कहा, हमने पूरी कोशिश की है उन्हें बचाने की, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। आई एम रियली सॉरी। उस लड़की ने रोते हुए फिर कहा, झूठ कह रहे हैं आप, कल तक तो दीदी और बच्चा दोनों ठीक थे और फिर आज अचानक से ये सर्जरी डेंजरस हो गई मेरी दीदी के लिए। कुछ तो गलत हुआ है मेरी दीदी के साथ, और ध्यान रखना, मैं इस बात का ज़रूर पता लगा कर रहूँगी। राकेश ने कहा, मैडम, ये हॉस्पिटल काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, आप जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। राधिका वहीं खड़ी होकर पुरानी बातों को सोचने लग जाती है, जब प्रिया ने एक मशीन को देखकर कहा था कि यह मशीन तो जेंडर चेक करने वाली है। रात के समय राधिका उस कैबिन में जाती है जहाँ वो मशीन रखी थी। कैबिन में पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए राधिका अपने फ़ोन की टॉर्च से उजाला कर उस मशीन को देखती है और उसकी फ़ोटो खींच उसे गूगल पर सर्च कर लेती है। तब उसे पता चलता है कि वो मशीन तो सच में जेंडर चेक करने की ही थी। तभी कैबिन की लाइट जलती है। कैबिन में राकेश आता है। वो राधिका को वहाँ देखकर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। राधिका उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, मैं सब जानती हूँ, ये मशीन क्या करती है। आप अपने हॉस्पिटल में बच्चों के जेंडर चेक करते हैं। राकेश कहता है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप यहाँ पर बच्चों के जेंडर चेक करते हैं। राकेश ने कहा, सिर्फ चेक नहीं करता हूँ राधिका, बल्कि लड़की हुई तो उसका अबॉर्शन भी करता हूँ, जैसे तुम्हारे किया। राधिका ने कहा, क्या? हमारी बेटी ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। राकेश ने कहा, बिल्कुल तंदुरुस्त थी वो, लेकिन लड़की थी वो, इसलिए। राधिका ने कहा, आज तक तुमने मुझे कभी भी नहीं जताया कि तुमको लड़कियों से नफरत है, तुम्हें सिर्फ लड़का चाहिए था। राकेश ने कहा, तुम जानना चाहोगे मैं ये सब कैसे करता हूँ? तो सुनो, जो कोई भी पेशेंट हमारे पास जेंडर चेक करवाने आता है, पहले तो मैं उसे पुलिस की धमकी देकर यहाँ से भगा देता हूँ, लेकिन बाद में हमारी टीम से नर्स उन्हें कांटेक्ट करती है। हम उस पेशेंट को किसी न किसी तरह चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल बुला लेते हैं, फिर उन्हें बता देते हैं कि उन्हें लड़का है या लड़की, और अगर उन्हें लड़की नहीं चाहिए होती है तो फिर मैं उनका अबॉर्शन करवा देता हूँ। राधिका ने कहा, तुम इसी तरह हम महिलाओं की जान को खतरे में डालते हैं और हमारे मासूम बच्चों की हत्या करते हो। और वो औरत जो उस दिन मेरे साथ वाले बेड पर थी, उसका क्या किया तुमने? राकेश ने जवाब दिया, उसका पति उसे लेकर आया था, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में लेकर आया था उसे। मैंने उसे कहा था कि उसकी पत्नी की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे अबॉर्शन करने को कहा, तो मैंने कर दिया।
उसकी इस बात पर राधिका उसे जोरदार एक थप्पड़ मारती है और कहती है, इतनी घटिया हरकत करके ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने कोई महान काम किया हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, खूनी हो तुम, खूनी, तुम जैसी घटिया सोच। तभी राकेश बोलता है, तुझे पता है ऐसी घटिया सोच और किसकी है? तेरे भाई की। आया तो वो यहाँ, पता है किसके साथ? तेरे पापा के साथ, तुम्हारी भाभी का अबॉर्शन करवाने, और मैंने किया। इसलिए अगर तू ये बात सोच रही है कि तू ये सब जाकर पुलिस स्टेशन में बताएगी तो मेरे साथ साथ तेरे भाई और पापा भी जाएंगे। तो ये हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। जाके दुआ कर कि अगली बार लड़का हो, वरना अगली बार भी। ये कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। राधिका वहीं रोती रह जाती है। अगले दिन सुबह राधिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी तो वो घर पे आ चुकी थी। राधिका चुपचाप गुमसुम सी सोफे पर बैठी होती है। प्रिया भी उसी के पास बैठी फ्रूट्स काट रही होती है। तो वो राधिका से कहती है, भाभी थोड़ा सा तो खा लीजिए। राधिका कहती है, प्रिया मेरा मन नहीं है। प्रिया ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन मुझे पता है इस बार आप ज़रूर हमें एक गुड न्यूज़ सुनाएगी। और देखना बच्चा जो होगा ना वो एकदम हेल्दी और हट्टा कट्टा होगा। ये सुनकर राधिका को रात की बात याद आने लगती है जब राकेश ने कहा था कि उनकी बेटी हेल्दी और तंदुरुस्त थी। ये सोचकर राधिका रोने लग जाती है। प्रिया जैसे ही उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ती है उतने में ही उसे पता नहीं क्या होता है कि वह वहाँ से भागकर चली जाती है। राधिका प्रिया को अचानक ऐसा करते देख वो भी उसके पीछे पीछे उसे आवाज़ लगाते हुए जाती है। उसकी आवाज़ से घर के सभी लोग भी उसके पास आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि प्रिया तो उल्टियाँ कर रही है। तभी अनिरुद्ध उससे पूछता है, प्रिया तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? अनिरुद्ध की माँ उसे कहती है, अरे पगले खुशखबरी है, पापा बनने वाला है तू। भगवान एक खुशी छीनता है तो दूसरी देता है। हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है। राकेश भी कहता है, इस बार हमें दुगना चौकन्ना रहना होगा। इस बार मैं तुम्हारा पर्सनली चेकअप करूँगा प्रिया, ठीक है ना? प्रिया ने भी हाँ कर दिया। शाम के वक्त प्रिया जब अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है तो अनिरुद्ध उसके पास आता है। वो प्रिया से कहता है, प्रिया देखो मैं कुछ लाया हूँ। प्रिया पूछती है, क्या लाए हो तुम? तब अनिरुद्ध पॉली बैग में से एक क्यूट सी छोटी सी ड्रेस निकालता है और प्रिया से कहता है, ये देखो हमारी होने वाली गुड़िया के लिए, और ये देखो प्यारी सी डॉल, ये भी हमारी गुड़िया के लिए है। प्यारी है ना? प्रिया ने कहा, हाँ प्यारी तो है, लेकिन अगर लड़का हुआ तो? अनिरुद्ध ने कहा, मैंने भगवान से कहा है कि इस बार हमें लड़की ही दे, तुम्हारी तरह स्मार्ट, क्यूट, एकदम ब्यूटीफुल। प्रिया ने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैंडसम। अनिरुद्ध ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इस बार बेटी, नेक्स्ट टाइम बेटा कर लेंगे ना। उन दोनों की ये सारी बातें राधिका बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। तभी उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है जब राकेश ने कहा था कि जाके दुआ कर कि अगली बार लड़का हो, वरना। तभी प्रिया उन्हें देख लेती है। वो कहती है, भाभी आप आइए ना। राधिका कमरे में आती है। अनिरुद्ध राधिका को देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? राधिका ने जवाब दिया, हाँ थोड़ी सी परेशान तो हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों को इस बच्चे के लिए दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेना चाहिए। अनिरुद्ध ने कहा, कैसी बात कर रही हो भाभी आप? भैया के होते हुए हम दूसरा हॉस्पिटल क्यों जाएं? तब राधिका प्रिया से कहती है, तो कुछ सोच प्रिया, क्या तू अपने जेठ से अपना चेकअप करवाने में कंफर्टेबल है? प्रिया कहती है, बात तो सही है भाभी आपकी। राधिका फिर कहती है, हर औरत प्रेगनेंसी में फीमेल डॉक्टर पसंद करती है। मेरे तो वो पति थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो मेल डॉक्टर है, ऊपर से तेरे जेठ जी, आधी बातें तू शर्म के मारे कह भी नहीं पाएगी। प्रिया ने कहा, हाँ भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर हम कोई दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करेंगे तो जेठ जी को बुरा नहीं लगेगा। अनिरुद्ध ने कहा, तुम टेंशन मत लो, भैया से मैं बात कर लूँगा। अब रात के समय राधिका अपने कमरे में कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी पीछे से राकेश आता है। राधिका का मुंह अपने एक हाथ से बंद कर राधिका के हाथों पर गर्म प्रेस रख देता है, जिससे राधिका बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन राधिका की आवाज़ बाहर किसी तक नहीं जा पाती। कुछ देर बाद राकेश राधिका से दूर हटता है तो राधिका अपने हाथों पर हो रही जलन और दर्द के मारे बहुत रोने लगती है और अपने हाथों को सहलाती है। तभी राकेश कहता है, मेरे रास्ते में आओगी तो तुम्हें दर्द तो होगा ही ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिया को दूसरे हॉस्पिटल में भेजने की? राधिका ने कहा, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो मैं आपको प्रिया के साथ नहीं करने दूंगी।
राकेश ने कहा, देवरानी है वो तेरी, सगी बहन नहीं है जो इतना ड्रामा कर रही है तू। हट जा मेरे रास्ते से। राधिका ने कहा, प्रिया मेरी बहन जैसी है। अगर प्रिया की जगह कोई और भी होती तब भी मैं आपको उसके साथ ऐसा करने से रोकती। राकेश पूछता है, कैसे रोकेगी तू मुझे? 4 महीने तक तो पता नहीं चलता है कि पेट में लड़का है या लड़की, और 4 महीने बाद तो मैं कैसे भी करके पता लगा ही लूँगा कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। ये बात तुम याद रखना। राधिका ने कहा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। राकेश ने कहा, तो क्या रोकेगी तू मुझे? लेकिन एक बात याद रखना, मेरी सच्चाई अगर आई सबके सामने तो तेरे भाई और पापा की भी सच्चाई आ जाएगी सबके सामने, और मेरे साथ साथ वो भी जेल जाएंगे। इतना कहकर राकेश अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। राधिका अब तक ये सिर्फ अपने भाई और पापा के लिए ही सब कुछ सहन कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई या पापा को किसी भी तरह की कोई परेशानी झेलनी पड़े। राधिका सब कुछ बार बार सोच कर बस रोए ही जा रही थी। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। अब 4 महीने बाद एक दिन राधिका प्रिया के बालों में तेल लगा रही होती है। तभी उसकी सास प्रिया के लिए दूध लेकर आती है। वो कहती है, बहू ये लो दूध पी लो। तो प्रिया मुंह बनाती हुई कहती है, माँ जी मुझे ये दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी सास ने कहा, पीना तो पड़ेगा, बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी प्रिया दूध पीने में नखरे करती है। तो राधिका कहती है, माँ जी आप ये दूध अंदर रख दीजिए, मैं बाद में इसे पिला दूंगी। उसकी सास भी ठीक है कहकर दूध का गिलास अंदर रख देती है। प्रिया राधिका से पूछती है, भाभी जब हम रोज़ सब्ज़ी में हल्दी डालते हैं और रोज़ खाते हैं तो फिर ये हल्दी वाला दूध क्यों, चॉकलेट वाला दूध क्यों नहीं? राधिका कहती है, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं हल्दी वाला दूध बच्चे और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और वैसे भी मैं मेरे होने वाले भतीजे की देखभाल में कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए वो दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। ऐसा कहती हुई राधिका प्रिया को पीने के लिए दूध का गिलास लाकर देती है। प्रिया अपना मुंह बिगाड़ते हुए बेमन से सारा दूध खत्म कर देती है। राधिका दूध का गिलास अंदर रखने जाती है। वो वापस आकर देखती है तो प्रिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी होती है। उसे इस तरह ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर राधिका परिवार के सभी सदस्यों को भी बुला लेती है। बाद में सभी मिलकर प्रिया को राकेश के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में राकेश प्रिया को चेक करता है। कुछ देर बाद प्रिया को होश आता है। तब राकेश बताता है कि मैंने प्रिया की रिपोर्ट्स देखी है, उसमें डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई लिख दी है जो हर महिला को सूट नहीं करती है। मुझे लगता है कि उसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से प्रिया बेहोश हो गई थी। राकेश की बात सुन प्रिया पूछती है, जेठ जी मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तब राकेश उसे कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम्हें एक फ़ीमेल डॉक्टर चाहिए थी ना, तो ये है डॉक्टर सपना, आज से यही तुम्हारा इलाज करेंगी, यही चाहती थी ना तुम? राकेश की इस बात पर अनिरुद्ध खुश होकर राकेश को थैंक यू कहता है। राकेश सपना से पूछता है, डॉक्टर सपना आपने प्रिया की ब्लड रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी देखी? तब सपना हाँ कहती हुई इसे रिपोर्ट्स दिखाती है। राकेश उन रिपोर्ट्स को देखता है तो प्रिया पूछती है, क्या हुआ जेठ जी, सब ठीक तो है ना? उसकी इस बात पर राकेश कहता है, घबराओ नहीं, सब ठीक है, मैं हूँ ना। इतना कहकर राकेश वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी राधिका भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो राकेश को रोककर पूछती है, सच सच बताइए प्रिया बेहोश कैसे हुई थी? आपने उसे बेहोश किया था ना? उसकी इस बात पर राकेश हंसता हुआ कहता है, हम दोनों ने उसे बेहोश किया था राधिका। मैंने उसके हल्दी वाले दूध में दवाई मिलाई थी और तुमने वो दूध प्रिया को पिलाया था। मैंने कहा था ना तुमसे कि 4 महीने पूरे होने दो, मैं किसी न किसी तरह पता लगा ही लूँगा कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, और मैंने वो कर दिखाया। राधिका उसकी बात सुन उदास हो जाती है और राकेश से कहती है, क्यों कर रहे हो आप ये सब? आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आपने अपनी लड़की गिरा दी, लेकिन आपका भाई अनिरुद्ध, उसे तो लड़की ही चाहिए। राकेश कहता है, अनिरुद्ध तो अभी बच्चा है, जब उसकी बेटी की शादी होगी तो दहेज का पैसा क्या वो अकेला देगा? नहीं, पूरे परिवार को उसके लिए पैसा देना होगा, पूरा परिवार उसके लिए परेशान होगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझी? अब तू मेरे रास्ते से हट जा और अपनी देवरानी अपनी छोटी बहन के आंसू पहुंचने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर राकेश वहां से चला जाता है और राधिका वहीं खड़ी होकर बस यही सोच रही थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब प्रिया के साथ नहीं होने देगी। उसी समय राधिका अपने घर जाती है। उसकी सास उसे वहां देखकर उससे पूछती है, बहू प्रिया कैसी है? राधिका कहती है, माँ जी मुझे आपको कुछ बताना है। वो राकेश प्रिया के बच्चे को मार देगा जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया था। राधिका की बात सुनकर उसकी सास हैरानी से कहती है, क्या क्या कह रही है तू बहू? राधिका कहती है, मैं सच कह रही हूँ माँ जी। फिर वो अपनी सास को सब कुछ विस्तार से बताने लगती है।
जो कि राकेश ने उसके और प्रिया के साथ किया था। राधिका सब कुछ बताने के बाद फिर कहती है, माँ जी कुछ कीजिए, अब आप ही समझा सकती हो राकेश को। तभी उसी समय राकेश भी घर आ जाता है। वो उसकी बातें सुन लेता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, राधिका। राकेश की माँ उससे कहती है, तो इस पर क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाना तो मुझे तुझ पर चाहिए कि तू अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता। अपनी सास के ऐसा कहने पर राधिका हैरानी से उन्हें देखती है। तभी उसकी सास अपना रंग बदलते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, बहू तुम क्यों चौंक गई? तुम्हें क्या लगता है मेरे सिर्फ 2 बेटे इत्तेफाक से हुए हैं? अरे राकेश से पहले मैं अपनी 3 बेटियां गिरा चुकी हूँ और अनिरुद्ध के होने से पहले 2 बार। राधिका कहती है, आप एक औरत होकर औरत को बोझ समझ रही हैं? उसकी सास कहती है, अरे औरत हूँ इसीलिए औरत का बोझ अच्छे से समझती हूँ। देख तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत देना। और फिर वो राकेश से भी कहती है, यही बात अगर इसने अनिरुद्ध और प्रिया को बता दी होती तो पता है ना तेरा भाई क्या करता। राकेश कहता है, गधा है वो माँ, गधा। काश इस बच्चे गिराने के काम में मैं उसे भी अपने साथ मिला पाता तो ये काम बहुत आसान हो जाता। राकेश की माँ गुस्से में कहती है, अरे ये वो नहीं समझता है, वो ये सब नहीं समझता है कि बेटियाँ घर में कितनी बड़ी बोझ होती है। पता नहीं कब समझेगा। राकेश अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, आप घबराओ नहीं माँ, इस बार जो दवाइयाँ मैंने प्रिया को दी है ना, वो दवाइयाँ अगर प्रिया लगातार लेती रही तो उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाएगा। और फिर वो राधिका का मुंह ज़ोर से पकड़कर उसे कहता है, तू मेरी बात ध्यान से सुन, इस बार अगर तू मेरे बीच में आई ना तो मारते मारते मैं तेरा हाल बेहाल कर दूंगा, समझी? इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है और उसकी सास भी अपना मुंह बिगाड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनिरुद्ध दवाइयों पर लिख रहा होता है कि कौन सी दवाई सुबह लेनी है और कौन सी रात में। तभी राधिका उसके कमरे में जाती है। वो अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए अभी तक? अनिरुद्ध कहता है, वो भाभी मैं प्रिया की दवाइयाँ सेट कर रहा हूँ कि कब कौन सी दवाई लेनी है। राधिका कहती है, वो सब मैं कर लूँगी, तुम ऑफिस जाओ। अनिरुद्ध जी भाभी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। तब फिर राधिका प्रिया की सारी दवाइयों को बदल देती है और उस पर लिख भी देती है कि कब कौन सी दवाई लेनी है। लगभग 15 दिन बाद जब अनिरुद्ध और प्रिया साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं और उनके पास ही राधिका भी बैठी होती है, तब प्रिया अचानक से राधिका से कहती है, भाभी देखो ना मेरे पेट में कुछ हो रहा है। राधिका प्रिया के पेट पर हाथ लगाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बेबी लात मार रहा है। उसकी इस बात पर प्रिया काफ़ी खुश होती है। वहीं थोड़ी दूर बैठे राकेश और उसकी माँ ये सब सुन आपस में ही बातें करने लगते हैं। राकेश की माँ उसे कहती है, तूने ठीक से तो दवाई दी थी ना, बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है? राकेश कहता है, हाँ माँ 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, अब तक तो बच्चा मर जाना चाहिए था। लगता है राधिका ने ही कुछ किया होगा। राकेश की माँ गुस्से में कहती है, तू कुछ इलाज क्यों नहीं करता अपनी बीवी का? राकेश कहता है, माँ आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राकेश की माँ ने फिर कहा, तू तो रहने ही दे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद प्रिया जब अपने कमरे में होती है तब उसकी सास सीढ़ियों पर थोड़ा पानी फैला देती है और प्रिया को आवाज़ लगाती है, प्रिया बहू मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आना। अपनी सास की आवाज़ सुनकर प्रिया अपने कमरे से जल्दी से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। प्रिया को गिरते हुए उसकी सास देख लेती है। वो दिखावा करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर परिवार के सभी लोग एक साथ आ जाते हैं। प्रिया बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन राकेश कहता है कि प्रिया के सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हो सकता है कि उसे इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रिया को एक बार हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवा लेते हैं। अनिरुद्ध ने भी अपने भाई की बात मान ली और फिर सभी प्रिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रिया को एक वार्ड में ले जाया जाता है। सभी लोग बाहर ही खड़े होते हैं। अनिरुद्ध की माँ उससे कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में राकेश वार्ड से बाहर निकलता है। अनिरुद्ध उससे पूछता है, भैया प्रिया ठीक तो है ना? बोलिए ना भैया, सब ठीक तो है ना? राकेश कहता है, अपने आप को संभालो अनिरुद्ध। और फिर वो अपने पास खड़ी डॉक्टर को सर्जरी की तैयारी करने को कहता है। तभी अनिरुद्ध घबराते हुए पूछता है, सर्जरी क्यों भैया, क्या हुआ? बच्चा ठीक तो है ना? राकेश कहता है, बच्चा पेट में ही मर गया है। राकेश की बात सुनकर उसकी माँ नाटक करते हुए बहुत ज़ोरों से रोने लग जाती है और भगवान से शिकायत करती है कि क्यों भगवान, क्यों तो हमारे परिवार की खुशियाँ बार बार छीन लेता है। पहले बड़ी बहू की खुशियाँ छीन ली और अब छोटी बहू की भी। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है?
अनिरुद्ध भी रोते हुए कहता है, नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया को उस समय कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। आप दोबारा चेक कीजिए भैया, प्लीज़ आप दोबारा चेक कीजिए। राकेश कहता है, शांत हो जाओ अनिरुद्ध, मैंने अच्छे से चेक किया है, हमें ये सर्जरी करनी ही होगी, सॉरी। ये कहकर राकेश वहाँ से दूसरे वार्ड की तरफ चला जाता है। राधिका भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरे वार्ड में जाने के बाद राधिका राकेश से कहती है, इन सब में तुम्हारा ही हाथ था ना राकेश, सच सच बताओ, क्या सच में प्रिया का बच्चा मर चुका है? राकेश कहता है, मैंने कितनी कोशिश की कि उसकी बच्ची मर जाए, अभी भी वो पेट के बल गिरी, लेकिन फिर भी उसकी बच्ची जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उसे। राधिका कहती है, और मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगी, मैं प्रिया की बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगी। राकेश गुस्से में कहता है, कितनी बार समझाया है तुझे, पुलिस को फ़ोन करेगी तू, तेरा भाई और बाप भी अंदर जाएगा, याद रखना, मेरे साथ साथ जेल में। इतना कहकर राकेश वहाँ से सर्जरी वार्ड में चला जाता है। बेचारी राधिका वहीं खड़ी होकर रोती रहती है और अपने भाई पापा के बारे में सोचकर परेशान और दुखी हुए जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ सोच समझकर वो जल्दी से अनिरुद्ध के पास जाती है और उससे कहती है, अनिरुद्ध जल्दी चलो, तुम्हारी बेटी जिंदा है। लेकिन फिर भी राकेश उसे मारना चाहता है, जल्दी चलो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शॉक्ड होकर कहता है, लेकिन क्यों भाभी, आप ये सब क्या कह रही हैं? लेकिन राधिका अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर जल्दी उसे अपने साथ सर्जरी वार्ड में ले जाती है। वहाँ प्रिया को देखकर राधिका अनिरुद्ध को सब कुछ बताने लग जाती है। अनिरुद्ध ये सब सुनकर राकेश से पूछता है, भैया क्या ये सब सच है? भाभी जो कुछ भी कह रही है क्या वो सब सच है? प्रिया के पेट में लड़की है इसलिए आप उसे मारना चाहते हैं? राकेश कहता है, देखो अनिरुद्ध, ऑपरेशन के बाद करते हैं ये सब बातें, इस तरह ऐसी बातें नहीं की जा सकती। अनिरुद्ध कहता है, इसका मतलब ये सब सच है। और फिर अपने भाई को अपने आप और प्रिया से दूर धकेलते हुए फिर कहता है, लड़कियों को भगवान का रूप माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, और आप ये घिनौना काम कर रहे हो, वो भी मेरे साथ, अपने छोटे भाई के साथ। मैंने आपको अपना आइडल माना है भैया, और आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया। ऐसा कहकर अनिरुद्ध राकेश को जोरदार एक थप्पड़ लगा देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है, क्योंकि राधिका ने पहले ही पुलिस स्टेशन फ़ोन कर उन्हें सब कुछ बता दिया था। और फिर पुलिस पूरे स्टाफ, राकेश और उसकी माँ, उन सबको गिरफ्तार करके ले जाती है।